डीडीए इज बैक ऑन ट्रैक। जी हाँ, ये कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रॉपर्टी मिशन शो पे। आज का विशेष एपिसोड डीडीए की रीडेवलपमेंट पॉलिसी लेवल अमेंडमेंट्स, नए प्रोजेक्ट, 2041 मास्टर प्लान और ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के ऊपर सेंट्रलाइज्ड है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक डिटेल्ड इंटरव्यू में जिसमें उप राज्यपाल जी हाँ एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि डीडी अब फिर से पटरी पर आ रहा है। तो क्या वो डिटेल्ड इंटरव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया का? आज हम आपके साथ डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट्स इनसाइट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर दिल्ली में रियल एस्टेट मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है और किस तरह से शहर जो फ्यूचर है रियल एस्टेट का या शहर का फ्यूचर है वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमें लगा कि हम आपके साथ शेयर करें। और आज मैं अकेले नहीं हूं, जी हाँ, आज मेरे साथ मिस्टर विजय कुमार शर्मा हैं। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा, सेक्रेटरी आईओसीएल ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी, और आज मैं अपने सभी साथियों की तरफ से, दिल्ली के सारे स्टेक होल्डर की तरफ से ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस एलजी के इंटरव्यू में हमारे फायदे की बात क्या है, दिल्ली के विकास के लिए क्या क्या संभावनाएं। जी हाँ, आज पूरी पड़ताल होने वाली है और हाँ, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास और भी आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है ताकि दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में हर आम आदमी तक क्लियर पहुंच जाए। मैंने कोशिश की है इसकी प्रॉपर एनालिसिस करने की, तो ये एनालिसिस आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि डीडीए का इतिहास और पिछले कुछ वर्षों में हुई समस्याओं के बारे में आप बताएं। तो एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पे क्या कहा? उन्होंने कहा, नई दिल्ली में डीडीए की स्थापना 50 के दशक में हुई थी और उस समय से लेकर अब तक इसने दिल्ली के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब प्राइवेट बिल्डर्स ने बाजार में एंट्री कर ली तो डीडीए की पुरानी हाउसिंग प्लानिंग को लोगों ने कहीं हद तक खारिज कर दिया और इसका रिजल्ट हुआ डीडीए घाटे में चला गया और इससे कहीं हद तक डीडीए की छवि को भी नुकसान हुआ। इस असफलता के कारण पॉलिसी लेवल जो असमंजस्य है, जो पूरा प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। अब इस पे हमारे इनसाइट्स, तो शर्मा जी आपको इस बात में क्या लग रहा है? थोड़ा सा आप भी अपने इंसाइट्स दीजिए। आपने सही कहा मिश्रा जी, जब से ये 2007 में ये दिल्ली के अंदर में डेवलपमेंट का ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के कंसेप्ट पर बात हुई, डीडी ने अप्रूव तो कर दिया मगर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स तब से लगातार बने हुए हैं। एक तरफ तो दिल्ली अपने रिक्वायरमेंट को लगातार झेल रही थी और डीडीए से डिलीवरी की उम्मीद कर रही थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। दरअसल ज़मीन पे कुछ उतर नहीं रहा था और इतना करते हुए करीब 15 साल बीत गए, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कुछ संभावनाओं के द्वार खुले। देखिए, जब भी किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता गिरती है, विश्वसनीयता में गिरावट आती है, तो उसके पीछे पॉलिसी लेवल डिस्क्रिपेंसी और कहीं हद तक मैनेजमेंट की कमी होती है। डीडी के मामले में पुरानी पॉलिसीज और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ने आज इस मॉडर्न और तेजी से बदलते रियल एस्टेट मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं रहने का संकेत दिया है। इसीलिए सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन डीडीए फिर से जनता का भरोसा जीत सके, इसके लिए कोशिश है, या हमें कहूँगा कि उम्मीद है कि ये जो चेंजेस हैं, जिस हिसाब से अब उन्होंने एहसास दिखाया है कि ये चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है और मार्केट और कंडीशंस को समझा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डीडीए फिर से जनता का भरोसा जीत सके। इसके लिए जो जो पॉसिबल चेंजेस, जो जो सुधार की ज़रूरत है वो करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, जी हाँ, अगला क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया में मेंशन है, डीडीए की पॉलिसीज़ में किए गए अमेंडमेंट्स के बारे में डिटेल में बताएं। तो इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने डीडीए की इंटरनल प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने अननेसेसरी प्रीवियस रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया है। अब एग्जांपल के तौर पे पहले 67 स्क्वायर मीटर के बड़े फ्लैट की खरीद पर कठोर शर्तें थी, बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। साथ ही हमने पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रणाली अपनाई है।
जिससे वास्तविक जो है एक्चुअल जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं उनकी प्रेफरेंस भी उनको मिल पाती है। और फ्लैट बुकिंग में अब रजिस्ट्रेशन शुल्क और 10% जो इंटरिम जो अग्रिम राशि होती है वो भी ली जाती है, ताकि केवल सीरियस कस्टमर ही आवेदन कर सके। अब इस पे हमारे कमेंट्स क्या हैं? पहली चीज़, ट्रांसपेरेंसी लेवल जो पॉलिसी का है वो कहीं हद तक अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो सिंप्लीफाई करने से कस्टमर का भरोसा वापस कायम होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो प्रोसेस है वो कहीं हद तक कस्टमर्स को रोकने में हेल्प करता है। मतलब उन्हें लगता है कि हम जा रहे हैं और हमें अगर एज इट इज़ प्रॉपर्टी मिल रही है जो हम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो कहीं हद तक ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कहूँगा। तो ऐसे चेंजेस ना केवल सरकारी प्लानिंग को फिर से एक्टिवेट करते हैं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। शर्मा जी, आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, जो सीरियस कस्टमर है वो लाइन में आ रहे हैं, वो 10% अपना एडवांस दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो इससे जो बेमतलब का जो टाइम बर्बाद हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, उसमें काफ़ी बचत हुआ। और दिल्ली को जो है उसको रेवेन्यू जनरेशन में भी हम देखेंगे कि आगे बढ़ा, चीज़ें तो आगे बढ़ी हैं इससे। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन, डीडी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन के बारे में भी हमें बताएं। ये क्वेश्चन आया तो इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने क्या कहा? हमने अपनी ओल्ड हाउसिंग स्कीम्स जो की मॉडिफिकेशन के साथ नए कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया है। एग्जाम्पल के तौर पे द्वारका में अस्पताल, रोहिणी में कॉर्पोरेट ऑफिस और डिफरेंट रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने अपनी रेवेन्यू जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसको कहीं हद तक इम्प्रूव किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने हज़ारों फ्लैट्स की सेल्स की और अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनमें भी कहीं हद तक में सिग्निफिकेंट गेन हासिल हुआ है। अब इस पे हमारे कमेंट्स क्या हैं? जब हम रेवेन्यू में सुधार की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाउसिंग के अलावा कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में एंट्री से डीडीए की इनकम के सोर्स एक्सपैंड हुए हैं। इससे इंस्टीट्यूशन की इकोनॉमिक कंडीशन मुझे लगता है मजबूत होगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। शर्मा जी, आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे? बिल्कुल, डाइवर्सिफाई मॉडल में डीडीए ने काम किया। और अगर हम ये देख रहे हैं कि डीडीए को रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो हर एक इन्वेस्टर का, हर एक स्टेक होल्डर के अंदर में कॉन्फिडेंस तो आएगा कि चलो डीडीए के पास पैसा आ रहा है तो आगे लिए हमारे लिए जो है कई जगह जो बजट का प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व होगा। तो ये एक अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन आया जो कि रिलेटेड था नए प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर। इस पे क्वेश्चन था, डीडीए ने अब किन किन नए प्रोजेक्ट्स का काम कर रहा है? तो डीडीए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट दिल्ली के फ्यूचर को कैसे शेप दे पाएंगे या दे भी पाएंगे, नहीं पाएंगे? तो इस पे क्या कहते हैं एलजी विनय कुमार सक्सेना? उन्होंने कहा, हमने द्वारका में गोल्ड सूक के लिए लगभग 4 हेक्टेयर जगह, जी हाँ, रोहिणी में साथ में 2 बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस और नेहरू प्लेस में वर्ल्ड क्लास होटल जैसी प्लानिंग की अनाउंसमेंट भी ऑलरेडी कर दी है। साथ ही हमने 2 ओलंपिक स्तर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें रोहिणी में 20.25 हेक्टेयर और नरेला में 20.23 हेक्टेयर बनाने की ऑलरेडी प्लानिंग की गई है। अब इस स्पोर्ट्स टाउनशिप में स्टेडियम, होटल, अस्पताल और कहीं हद तक जो प्लेयर्स हैं उनके लिए हॉस्टल और मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जी हाँ, जैसे कि मिलेनियम डिपो में 9900 मीटर लंबी जगह पर किए जा रहे प्रोजेक्ट्स से दिल्ली का लैंडस्केप और भी आकर्षक बनेगा। अब इसमें हम क्या कहते हैं? बड़े पैमाने पर कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट दिल्ली के डेवलपमेंट में कहीं हद तक, मैं तो कहूँगा, बहुत क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे लगता है कि एक नया रूप दे सकते हैं, नया जीवन दे सकते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए नए अवसर भी पैदा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टाउनशिप मॉडल से ना केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की सामाजिक और कल्चरल जो छवि है वो भी कहीं हद तक इम्प्रूव होगी। शर्मा जी, आपके क्या? खास करके जो रोहिणी का और नरेला का एरिया जो इग्नोर एरिया था और आज वहाँ पे स्पोर्ट्स टाउनशिप जो है वो बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो उस क्षेत्र को काफ़ी अच्छा उसमें ग्रोथ आने की संभावना हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन था प्राइवेट पार्टनरशिप और लीज मॉडल के ऊपर। क्वेश्चन था, डीडीए ने प्राइवेट पार्टनरशिप और लीज मॉडल में क्या बदलाव किए हैं? इस पे क्या कहते हैं एलजी विनय कुमार सक्सेना? उन्होंने कहा, हमने लीज मॉडल के तहत जमीन को प्राइवेट डेवलपर को दिया है ताकि वो वहाँ प्रोजेक्ट का निर्माण करें। जी हाँ, इससे प्राइवेट कंपनियों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है और उनके अनुभव
से प्रोजेक्ट की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। पहले जब इनको नीलामी के जरिए बेचा जाता था, लेकिन अब लीज पर देने से डीडीए को नियमित रेवेन्यू हो रहा है और प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर स्पोर्ट्स टाउनशिप के लिए 8 बड़ी कंपनीज। अब इसमें हमारे कमेंट्स क्या हैं? जी हाँ, प्राइवेट पार्टनरशिप से सरकारी जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उसका सदुपयोग होता है और प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टाइज भी इसके अंदर जुड़ जाती है। तो लीज मॉडल से ना केवल प्रोजेक्ट्स में नयापन आता है, बल्कि समय पर डिलीवरी की संभावना भी बढ़ जाती है। और ये मॉडल दोनों एरियाज में, दोनों पार्टीज के लिए, सरकारी हो या प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, दोनों के लिए कहीं हद तक प्रॉफिटेबल वेंचर होता है। शर्मा जी, आप अगर सच कहा जाए तो ये जो एक्सपर्टाइज है डिफरेंट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का, इससे बहुत खूबसूरती जो है आगे आएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर भी डीडीए दे रही है, तो उसका फायदा ये होगा कि कम इन्वेस्टमेंट से अच्छे इंटरप्रेन्योर जो है वो अपना काम शुरू कर पाएंगे और डीडीए को भी लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो ये एक विन विन पोजीशन है जो सबके लिए फायदे की बात है और ये चलने वाला है। आप सच बोले ना, तो मेरे को ये सब जो चीज़ें बहुत मतलब इतने सालों के बाद होती दिख रही हैं और ऐसे इंटरव्यूज मुझे लग रहा है दिल्ली के लिए बहुत बड़े चेंज लेकर आ सकते हैं। और ये सिर्फ इंटरव्यू ना रहे, ये वास्तविक ज़मीन पे भी उतरे। कोशिश यही है कि ऐसा होगा तो दिल्ली वालों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अब बात आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे और अपने एक्सपर्ट कमेंट पे वापस आते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के ऊपर। इसको डिटेल में इसके बारे में जो पूछा गया, तो क्वेश्चन ये था, डीडीए ने रिवर फ्रंट पर क्या काम किए हैं और इनके पीछे की सोच क्या है। इस पे क्या कहते हैं एलजी विनय कुमार सक्सेना? उन्होंने कहा, हमने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ असीता ईस्ट, बासेरा और यमुना वाटिका, मयूर विहार और वासुदेव घाट जैसे प्रोजेक्ट पहले ही सफल हो चुके हैं। अब 11वां प्रोजेक्ट मिलेनियम डिपो में चल रहा है, जहां 9900 मीटर लंबी और 240 मीटर चौड़ी सड़क पर एक खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। इसमें मनोरंजन, खान पान और अन्य फैसिलिटीज की भी प्लानिंग है, जिससे लोग 6 से 8 घंटों तक यहां समय बिता सकते हैं। एनजीटी से जुड़ी सभी अड़चनें अब साफ हो गई हैं। अब इस पे हमारे कमेंट्स क्या है? रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जिस हिसाब से बीजेपी जीतने के बाद इसके ऊपर वर्क कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये शहर की जो ब्यूटी है उसमें कहीं हद तक 4 चांद लगा देंगे। एक ना केवल सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, बल्कि शहर के टूरिज्म और आयोजन के लिए भी उपयुक्त माने जाएंगे। जी हाँ, टूरिज्म को बहुत फ़ायदा मिलता दिख रहा है। वैसे लंबे समय में बात करें तो ऐसे प्रोजेक्ट से कहीं हद तक प्रॉपर्टी के मूल्यों में एप्रिसिएशन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आसपास जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो कहीं हद तक वहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो फ़ायदा वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों को मिलता है। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन उन एरियाज़ में और ज़्यादा हो सकता है। अब शर्मा जी, आपके क्या व्यूज हैं? ये सिर्फ वहाँ के क्षेत्रों के लिए नहीं, मैं तो ये मानता हूँ ये पूरे दिल्ली के छवि को अपलिफ्ट करेगा। यहाँ पे टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ेगी। कोई भी बाहर से आके दिल्ली में वहाँ पहुँचना चाहेगा और वो जो क्षेत्र है, वो जो पिछड़ा सा लग रहा है, उसका तो विकास होगा ही होगा और इसका असर पूरी दिल्ली पे पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन था रेवेन्यू जनरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। डीडीए की रेवेन्यू जनरेशन की स्थिति में सुधार किस प्रकार हुआ है? इस पे क्या कहा विनय कुमार सक्सेना जी ने? उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में डीडीए काफ़ी निष्क्रिय था, जी हाँ, इनएक्टिव था, लेकिन सुधार के बाद हमने फ्लैट्स की बिक्री में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। 2024-25 में हमने 8658 फ्लैट की सेल्स की है। साथ साथ कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी महत्वपूर्ण आमदनी की है। जी हाँ, वहाँ इनकम बढ़ी है। हमने अपनी पॉलिसी में भी बदलाव किए हैं ताकि फालतू बुकिंग और अनवांटेड लेन देन पर कहीं हद तक रोक लगाई जा सके। अब इस पे मेरे कमेंट्स क्या हैं? जब सरकारी इंस्टीट्यूशन अपने पुराने मुद्दों को सुलझाते हैं तो इसका रिजल्ट होता है रेवेन्यू में सुधार देखने को मिलता है और ये इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है और साथ ही ये भी दिखाता है कि डीडीए अब फाइनेंशियल रूप से स्थिर होने की डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जो अब तक की स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखती है ऐसे जो चेंजेस हैं उसके आने से। शर्मा जी, आपके क्या व्यूज़ हैं? अगर फाइनेंस और रेवेन्यू, फिर से वही बात, उसका इम्प्रूवमेंट सबके लिए फायदे की बात है। अगला क्वेश्चन है फ्लैट बुकिंग और जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस के ऊपर। फ्लैट बुकिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसमें किए गए अमेंडमेंट्स के बारे में बताएं। तो इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने क्या कहा?
पहले फ्लैट बुकिंग का जो प्रोसेस है, कई अड़चनें थी उसके अंदर। लोग मामूली रजिस्ट्रेशन देकर फ्लैट बुक कर लेते थे, जिसके चलते बाद में फ्लैट खाली रह जाते थे। अब हमने फ्लैट की बुकिंग 10% एडवांस अमाउंट विद रेशनल रजिस्ट्रेशन फीस इसकी जो निर्धारित की है उसी से हम करते हैं। साथ ही फ्लैट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी कस्टमर्स को प्रदान की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की कहीं हद तक उलझन जो कई बार बायर्स को हो जाती थी वो अब नहीं होती है। अब मेरे कमेंट्स क्या हैं इसके ऊपर? पहले फ्लैट बुकिंग में सुधार जो हुआ है, इससे कस्टमर सर्विस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। अब कस्टमर का भरोसा तभी मजबूत होता है जब ये चीज़ें दिखने को आती है। प्राइवेट डेवलपर तो ये सारी चीज़ें दे ही रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऐसा करने लगती है तो वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये कदम मेरे को लगता है फ्यूचर में अच्छे रेवेन्यू की डायरेक्शन में एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान देगा। और डिलीवरी भी राइट टाइम पे आप क्या कहते हैं? ये डिलीवरी भी राइट टाइम पे होगा। 10% एडवांस देके कोई यूं ही नहीं आएगा, और जब वो आएगा तो वो अपनी इंटरेस्ट के साथ आएगा। इससे जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगेगी। बिल्कुल ठीक है। अब कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ज़मीनों के प्रोजेक्ट्स के बारे में अगला क्वेश्चन था। उसमें था कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ज़मीन जो है उनके प्रोजेक्ट के संबंध में डीडीए की क्या नई पॉलिसी है। इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना कहते हैं, अब डीडीए कई बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट को लीज पे दे रहा है। लगभग 8 प्रोजेक्ट की ज़मीन के लिए लीज पे दी जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल, होटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के लिए नियमित जो रेवेन्यू है उससे सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उसे लीज पे दिया जा रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें तो गोल्ड सुक के लिए 8 एजेंसियां, जी हाँ, साथ में रोहिणी में 2 कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 4 एजेंसियां और हॉस्पिटल के लिए 15 एजेंसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब इस पे हमारे कमेंट्स क्या है? कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन कहीं हद तक इंप्रूव होता है, और जब सरकारी इंस्टीट्यूशन अपने इन्वेस्टमेंट सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड करते हैं तो ये ना केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि शहर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इससे। अब जैसा देखिए, अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के चलाना चाहता है, उसके पास ये एक्सपर्टाइज है, उसके पास बहुत पूंजी नहीं है, मगर वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, तो अभी उसको डीडीए से सिर्फ लीज की पूंजी ही लगानी है, और उस पूंजी से वो अपना इंस्टीट्यूट चालू कर दे। स्किल डेवलपमेंट भी होने लगेगा, और साथ में जो है किराए से डीडीए का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये कम मेहनत से और कम पूंजी से वहाँ पे एक डेवलपमेंट होने लगा। उसके लिए नीलामी की जो बड़ी प्रक्रिया है, खरीदने की प्रक्रिया से वो बच गया, और ये चीज़ें ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे पॉसिबिलिटी है कि डीडीए इसमें लॉन्ग टर्म लीज में शायद जाए, लॉन्ग टर्म लीज भी जाएगा, डीडीए को भी रेवेन्यू जनरेट होगा, और अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सचमुच में ये रास्ता जो है, यही पीपीटी मॉडल है, ये स्वागत के योग्य कदम है ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब टीओडी पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, टीओडी पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। अपकमिंग रियल एस्टेट इनिशिएटिव्स के बारे में भी पूछा गया। क्वेश्चन था टीओडी पॉलिसी के तहत अब कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और इसके तहत क्या बदलाव देखे जा रहे हैं। इस पे एलजी विनय कुमार जी ने कहा, टीओडी पॉलिसी एक एडवांस स्टेज पर है। कड़कड़डूमा में अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट की जगह स्टूडियो, अपार्टमेंट और छोटे फ्लैट बन रहे हैं, जिनमें ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया है। अप्रोच रोड और बड़े टावर पर भी काम तेजी से चल रहा है, जिससे युवाओं और छोटे परिवारों को किफ़ायती और मॉडर्न आवास उपलब्ध हो सकेंगे। अब इसमें हमारे कमेंट्स क्या हैं? टीओडी पॉलिसी के तहत कुछ फ्लैट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट का डेवलपमेंट आज के युवाओं को, यूथ जनरेशन और जो स्मॉल फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इस पॉलिसी से ना केवल रेजिडेंशियल की उपलब्धता होगी बल्कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी काफ़ी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको टीओडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था मिश्रा जी कि अब हमारे व्यूअर के लिए ये टीओडी पॉलिसी एक्चुअली क्या है, उसको डिटेल में आपके एक्सपर्ट कमेंट जो हैं वो बहुत काम के होंगे। कृपया आप ये बताएं। बिल्कुल, देखिए, टीओडी पॉलिसी है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जब भी गवर्नमेंट कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, कोई हाईवे निकालती है, कोई एक्सप्रेसवे निकालती है, तो गवर्नमेंट का उसमें पैसा खर्च होता है। वो बात और है कि टोल से उसकी वसूली भी कर ली जाती है, लेकिन उस रोड पर चूंकि शहर धीरे धीरे सिमटता जा रहा है और ज़मीन लिमिटेड है और कहीं हद तक लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी शहर में ही मिलती हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे बड़े डेवलपमेंट के आसपास, मान लो 500-500 मीटर दोनों साइड रोड के उन्होंने लैंड को ईयरमार्क कर लिया, और वहाँ गवर्नमेंट एडिशनल एफआईआर देती है डेवलपमेंट पे, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो या प्राइवेट डेवलपर कर रहा हो। अब वहाँ जब एडिशनल एफआईआर मिलता है, जैसे मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल दूँ, हरियाणा के अंदर ग्रुप हाउसिंग की एफआईआर 1.75 है।
अब जब टीओडी पॉलिसी होती है तो एफआईआर को डबल कर दिया जाता है। वो बात और है कि गवर्नमेंट उसके लिए भी एक फीस चार्ज करती है, लेकिन जो 1.75 एफआईआर है वहाँ 3.5 की एफआईआर पे डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, अपने प्लान को सैंक्शन करा सकता है। तो यहाँ पहले फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट को फीस मिली। दूसरा फ़ायदा डेवलपर को हुआ कि वो ज़्यादा अपार्टमेंट बना सका, उससे उसका भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। लेकिन बायर का क्या फ़ायदा हुआ और पब्लिक के बीच में, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या फ़ायदा हुआ? अब हम जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि आपको रीजनेबल रेट्स पे अपार्टमेंट मिले। अब अपार्टमेंट उतने ही एरिया में ज़्यादा बनेंगे तो डेवलपर नीचे के रेट पे बेच पाएगा, तो पहले आपका फ़ायदा होगा। दूसरा, आपको गाड़ी निकाल के बहुत दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अपना जो भी ऑफिस स्पेस है वो सब आसपास ही मिल जाए। मतलब आप वॉक करके भी जा सकें, गाड़ी में फ्यूल डाल के जो फ्यूल वेस्टेज है या उससे कार्बन फुटप्रिंट जो बढ़ता है उसको कहीं हद तक मिनिमाइज किया जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट टीओडी पॉलिसी के ऊपर काम करती है। तो ये टीओडी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो काम कर रही है उसका फ़ायदा आम जनता को भी मिलेगा और दिल्ली शहर को पूरी तरह से रेनोवेट करने में, डेकोरेट करने में इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। यूं कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये बहुत बड़ा टूल हो रहा है। बिल्कुल ठीक और है। कोई भी सोसाइटी या कोई भी स्टेक होल्डर है उसको चाहिए कि इस बात का ध्यान रहे कि वो टीओडी से क्या फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो वहाँ के लोग हैं। बिल्कुल, अगर आपका उस जो अलाउ रोड होती है, क्योंकि कुछ कुछ रोड्स को अलाउ किया जाता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके आसपास अगर आपका प्रोजेक्ट है, आपकी लैंड है, तो आपको कहीं हद तक उसका फ़ायदा मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन है पार्कों की एंट्री फीस और सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। जी हाँ, क्वेश्चन में ये था कि डीडीए ने पार्कों में एंट्री फीस लगाने का क्या फैसला लिया है और इसके क्या लाभ हैं। इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा, हाल ही में हमने द्वारका में एक बड़े पार्क में एंट्री फीस लगाने का कदम उठाया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, बल्कि पार्क की सिक्योरिटी, साफ सफाई और कहीं हद तक उसकी मॉनिटरिंग करना और उसको इंश्योर करना है। इस फीस के माध्यम से पार्क में लगे कैमरों की कहीं हद तक मॉनिटरिंग हो पाएगी, उससे मॉनिटरिंग की जा सकेगी और कहीं हद तक अगर गंदगी है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा और एंट्री के टाइम पे जांच भी संभव हो पाएगी, जिससे पार्क और भी सिक्योर होंगे और वेल प्लान्ड बन सकेंगे। ताकि सीनियर सिटीजन्स भी हैं कोई लोग, उनको कभी मन हो रहा है घूमने के लिए जाने का, तो उनके घर वालों को कोई चिंता नहीं होगी, वो पार्क पे जब जाके आराम से घूम सकते हैं। एक्चुअली वो शहर के लिए एक ब्रीदिंग पॉइंट हो जाएगा, शहर को जीने का एक खूबसूरत सा जरिया मिलेगा। इसलिए पार्क तो मेंटेन्ड होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, साफ होने चाहिए और सिक्योर होने चाहिए। इसके लिए अगर कुछ फीस लगती है तो इस फीस का स्वागत करना चाहिए। मेरे इसमें क्या कमेंट है? मेरे कमेंट ये है, पार्कों में एंट्री फीस लगाने से ना केवल सिक्योरिटी और क्लीननेस में सुधार होगा, बल्कि इस कदम से जो शहर है उसके पब्लिक एरियाज़ के अंदर भी वहाँ की जो मॉडर्नाइजेशन होगा उससे भी कहीं हद तक, उसके इम्प्रेशन में भी कहीं हद तक सुधार होगा। जब पार्क बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे में होंगे और बहुत ज़्यादा मैनेज्ड होंगे तो वहाँ आने वाले लोगों का अनुभव भी बहुत बेटर होगा और ये कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं। जब किसी डेवलप्ड कंट्री में आप जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं और बाद में आपकी मेमोरी में चीज़ रह जाती है कि यहाँ ऐसा था, वैसा था। तो अब दिल्ली मेरे को लगता है इस तरफ अग्रसर हो रहा है, ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। अगला टॉपिक था नई सरकार के जो इफेक्ट है और दिल्ली के फ्यूचर के बारे में। इस पे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो था नई सरकार के आने से दिल्ली के डेवलपमेंट पर क्या बदलाव देखे जा सकते हैं। तो इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा, नई सरकार दिल्ली के जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, सीवरेज और एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट में तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन एरियाज़ में बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिससे दिल्ली का जीवन लेवल जो है, जीवन का स्तर जो है वो अब ऊपर बढ़ रहा है। मैंने पिछले सरकार में भी कुछ सुझाव दिए थे लेकिन सरकार ने इन मुद्दों को अधिक ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि इन पहलुओं से दिल्ली का एक विश्व स्तरीय, जी हाँ वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में मदद मिलेगी। इस पर शर्मा जी आप क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और हम इन्वायरमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर अभी जो बहुत लोग आ चुके हैं उनके मन में एक निराशा की भावना छाई थी कि यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो आगे होगा कैसे। मगर सरकार जब ये सब काम करती हुई दिखाई पड़ रही है तो ऐसा लगने लगा कि अब शायद वो जो है दिल्ली, सपनों का दिल्ली अब अपनी शक्ल लेगा। ये अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नई सरकार
कि जो जिस हिसाब से एक्टिवनेस है दिल्ली के नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, मुझे लगता है कि इससे नए लेसन्स लिखे जा रहे हैं। और यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सीवरेज और एनवायरनमेंट में जो इम्प्रूवमेंट है, ये ना केवल यहाँ के सिटीजन्स का लाइफस्टाइल बदलेंगे, उसको बेटर करेंगे, बल्कि रियल एस्टेट की मार्केट में भी बहुत पॉजिटिव इससे बदलाव आएंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। जिस हिसाब से मैंने ये इंटरव्यू मिस्टर विनय कुमार सक्सेना जो एलजी हैं उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, अगला क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया में था जो कि डीडी के फ्यूचर और उनके लक्ष्यों और उनकी रणनीतियों के बारे में था। डीडीए के आगे क्वेश्चन था, डीडीए के आगे जो लक्ष्य है, उनका फ्यूचर और उनकी क्या पॉलिसीज है उनके बारे में बताएं। इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा, हमारा मुख्य लक्ष्य, हमारा मेन टारगेट है कि डीडीए को एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज़ में बेटर रिजल्ट दे सके। यहाँ हम निरंतर अपनी पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, बेटर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, मतलब पीपीटी मॉडल के साथ अब हम नए सालों की ओर जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनको हासिल कर पाएंगे। ये हम इसका संकल्प करते हैं। इसमें शर्मा जी आप क्या कहते हैं? सभी लोगों को इंतजार है इस पीपीटी मॉडल को ज़मीन पे आने का। इस संकल्प के लिए तो हम लोग सब स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूशन अपने टारगेट्स या अपनी पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट रूप में, स्पष्ट रूप से सामने लेकर आती है तो इन्वेस्टर्स और आम जनता का वहाँ भरोसा बढ़ता है। डीडीए की नई डायरेक्शन ये दिखाती है, अब ना केवल प्रेजेंट चैलेंजेस का सामना किया जाएगा बल्कि फ्यूचर के लिए भी ठोस प्लानिंग बनाई जाएगी। और ये चेंजेस दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के में चेंज करने की डायरेक्शन में पॉजिटिव कदम है, मेरे को ऐसा लगता है। अब अगला क्वेश्चन था मास्टर प्लान और इसकी विशेष चर्चा के ऊपर। प्रश्न था 2041 मास्टर प्लान के बारे में बताएं, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और ये दिल्ली के डेवलपमेंट में कैसे योगदान देगा। इस पे एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा, 2041 मास्टर प्लान दिल्ली के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का एक तरह से गाइडेंस है। जी हाँ, इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कमर्शियल और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये मास्टर प्लान में स्मार्ट सिटी आइडियाज और न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस, साथ में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलर डेवलपमेंट के मॉडल को भी अपनाया गया है। और इसका मेन मोटिव है दिल्ली को आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास का स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाना। हम इस मास्टर प्लान के तहत आने वाले चेंजेस से ना केवल शहर के लैंडस्केप में सुधार करने वाले हैं बल्कि इन्वेस्टर्स और सिटीजन्स के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। शर्मा जी आप क्या कहते हैं इसमें? पिछले 10 साल से लगातार मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के बहुत सारे लोग और हाई क्लास ग्रुप के भी लोग इस सपना देख रहे हैं और लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में ये पीपीटी मॉडल में ये मास्टर प्लान आ जाए और हम दिल्ली को भी जो है देख पाएँ दुनिया के जो स्मार्ट सिटी है उसके लेवल पे। लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये अच्छा लग रहा है सुन के कि ये बात अब सरकार एलजी के माध्यम से उनको जमीन पर उतारने के लिए सोच रही है। अब इसमें मेरे क्या व्यूज़ हैं? मेरे व्यूज़ हैं 2041 मास्टर प्लान दिल्ली के फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर रोड मैप है। इससे स्मार्ट शहर का जो कंसेप्ट है वो बेटर रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जी हाँ, रोड नेटवर्क के थ्रू, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसको कहीं हद तक प्रेफरेंस दी जा रही है। और इस प्लानिंग से दिल्ली के अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट के अवसर मेरे को दिख रहे हैं। इससे रियल एस्टेट के मूल्यों में फिर से मैं कहूँगा इससे भी मेरे को एप्रिसिएशन होती दिख रही है और इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी यहाँ पे मिल पाएगा। ये मास्टर प्लान दिल्ली के फ्यूचर को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ढालने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अब तैयार होता हुआ जा रहा है। अब बात करते हैं अपने कमेंट्स के बारे में। देखिए, अब तक डीडीए ने रीडेवलप्ड पॉलिसी लेवल जो चेंजेस किए हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेट पार्टनरशिप है या रिवर फ्रंट है या फिर स्पोर्ट्स टाउनशिप या रेवेन्यू चेंजेस, रेवेन्यू इंप्रूवमेंट है, फ्लैट बुकिंग प्रोसेस है, इन सबको और 2041 मास्टर प्लान सहित सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर डिटेल से चर्चा की है। मास्टर प्लान और पीपीटी मॉडल, इसके बारे में जो कंसेप्ट डीडी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया तो ये स्वागत योग्य है और इसके बारे में एक उम्मीद बनी है कि अब लगता है वो ज़मीन पे जो है वर्ल्ड क्लास सिटी का जो सपना है दिल्ली के लोगों का वो अब शायद बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। शर्मा जी, मेरे को तो लगता है कि जिस हिसाब से एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, मतलब उनके शब्दों में कहीं हद तक कॉन्फिडेंस था,
तो उससे डीडी अब फिर से पटरी पर आ रही है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की डायरेक्शन मुझे लगता है इसमें महत्वपूर्ण और मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। अब इन सारे इनसाइट्स को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। पहली चीज, ट्रांसपेरेंसी और इम्प्रूवमेंट। डीडी ने सभी पुरानी पॉलिसीज और प्रोसेस में बदलाव किए हैं और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। पहले आओ पहले पाओ। जी हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से एक्चुअल कस्टमर तक ये चीज पहुंच पाएगी और उसको उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। ये द्वारका, रोहिणी, नरेला, नेहरू प्लेस जैसे क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए जो है नया जीवन देंगे, लाइफ देंगे। स्पोर्ट्स टाउनशिप और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ये सोशल और कल्चरल प्रोस्पेक्टिव को भी इम्प्रूवमेंट देंगे। ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और लीज मॉडल, ये खास करके ये सारे डेवलपमेंट का जो है वो बैकबोन होगा, ये जान होगा। लीज मॉडल से सरकारी और प्राइवेट जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, कहीं हद तक बैलेंस रूप में काम कर सकेगी। ये दिल्ली के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ा टूल हो जाएगा। कनेक्टिविटी, हॉस्पिटलिटी और अन्य चीज़ों में जो डाइवर्सिफाई जो मॉडल है डीडीए का, इससे रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा फायदा हो। मेरे को लगता है यहाँ एक इन्वेस्टर्स के लिए भी ये पॉजिटिव मैसेज है। वो क्या है कि 2041 का मास्टर प्लान 2041। जी हाँ, 2041 का मास्टर प्लान लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का रोड मैप है जो कि स्मार्ट शहर या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दे रहा है। इससे दिल्ली के डेवलपमेंट में कई आयाम खुलेंगे, कई रास्ते खुलेंगे और इन्वेस्टर्स के लिए कई सारे ऐसे मौके अब मिलने वाले हैं। अब नई सरकार का प्रभाव क्या है, शर्मा जी इस पर आप बताएं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में, सीवरेज के ऊपर में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर में, ये हॉलिस्टिक अप्रोच जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इस पे जो दिल्ली के अंदर में ये काम हो रहा है, ये सचमुच यहाँ के सस्टेनेबल रियलिस्टिक मार्केट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट देगा, स्टेबिलिटी देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो कहूँगा, चूँकि हमारा चैनल रियल एस्टेट का है तो हम हमेशा रियल एस्टेट की बात ज़रूर बताते हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट जो कि दिल्ली के अंदर बिल्कुल खाली था, कहीं हद तक नहीं हो रहा था, डीडी के बनाए हुए एरियाज थे, सिर्फ उनमें काम हो रहा था। अब रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल जो आउटस्कर्ट्स दिल्ली के हैं उन सब में कहीं हद तक अब फ्यूचर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो डिटेल इंटरव्यू था, हमारी डीप एनालिसिस से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डीडी ने अपने पुराने चैलेंजेस से सबक लेकर अब नई डायरेक्शन पे कदम बढ़ा लिया है। और वहीं उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना के कॉन्फिडेंस और उत्तरों से ये पता चलता है कि पॉलिसी लेवल अब सुधार होंगे। अब नए प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट पार्टनरशिप और स्पेशली 2041 मास्टर प्लान के जरिए दिल्ली का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अभी ये जो मास्टर प्लान का जो पीपीटी मॉडल है, इसमें जितनी बातें हमको निकल के आई हैं सामने इस इंटरव्यू के जरिए, इसमें आवश्यक है कि जो भी स्टेक होल्डर बाकी है, प्राइवेट पार्टनर, ये भी अपनी भूमिका पार्टिसिपेशन निभाएं और जो इन्वेस्टर है वो भी इसके बारे में अपना डीप एनालिसिस करें और अपने कमेंट दें, ताकि सब मिलके इस डेवलपमेंट के अंदर में अपनी अपनी भागीदारी दे सकें। बिल्कुल ठीक है। लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आउटस्कर्ट्स के एरिया में बहुत सारे अपार्टमेंट बनेंगे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट की गुंजाइश है। तो वो लोग जिन्होंने अब तक लैंड पूलिंग में अप्लाई नहीं किया है, उनके लिए अभी भी अवसर है कि वो लैंड पूलिंग में अप्लाई करें, क्योंकि धीरे धीरे वो जो परसेंटेज शेयर ऑफ डेवलपमेंट जो आपको मिलना है, तो डेवलप्ड शेयर जो आपको मिलता है, वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट में सब मिल के पार्टिसिपेशन करें। और अगर आप सोच ही रहे हैं कि हम करेंगे और कब करेंगे पता नहीं, पहले दूसरा करें, तो उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। तो ट्रेन मिस मत कीजिए और फटाफट आप डीडी की वेबसाइट पे अपनी लैंड को लैंड पूलिंग के लिए अप्लाई कीजिए। इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में बहुत बड़े चेंजेस के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो ये डेवलपमेंट में आप अपनी पार्टिसिपेशन निभाएं, इससे आपको प्रॉफिट होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको आने वाले टाइम में और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहेगा, पहले भी देता रहा है। कमेंट में अपने विचार बताएं, प्रश्न पूछें, ताकि हम भी आगे आपके साथ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डीप एनालिसिस शेयर करते रहें। वीडियो में बस इतना ही। दिल्ली के रियल एस्टेट के और अपडेट्स या नए प्रोजेक्ट या पॉलिसी लेवल चेंजेस पर भी आगे गहराई से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। थैंक यू शर्मा जी। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस कमेंट से हमको आगे का रास्ता और मिले और हम आगे फिर से डीप एनालिसिस करके आपके सामने बैठे। धन्यवाद।